बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी में एक दफ़ा फिर आपको नए कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं वो है लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। तो हम इस पूरे सेशन में पॉलिटिकल साइंस के जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट आप समझते हैं, ओवरऑल देखें तो एमए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है बहुत वाइड है। तो इस थोड़े पीरियड में आपको कवर करने में और हमें पढ़ाने में इतना आसान नहीं है, तो हम इसकी समराइज टाइप एक लेके चलेंगे। जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होंगे हम उनको कवर करेंगे ताकि आपके जितने अच्छे कंसेप्ट होंगे उतना ही आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करेंगे। बेसिकली कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जब हमारा पेपर जो है एमसीक्यूज़ बेस्ड पैटर्न का है तो हम थ्योरी क्यों पढ़ें। तो बात यह है कि पेपर जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो CSS हो, PCS हो, PMS हो, कोई भी हो, तो उसमें आपके एग्ज़ाम में आपके कंसेप्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो जब तक आपके अच्छे कंसेप्ट नहीं होते आप पेपर को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। जैसा कि मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल हैं जिनको एक तो याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उसको याद करने के लिए कोशिश करें तो जो आपके ऑलरेडी कंसेप्ट होंगे वो और भी कमज़ोर हो जाएंगे, वो और भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेहतर है अपने कंसेप्ट पे वर्किंग करें। तो सेम उसी मोटिव के साथ और हार्वर्ड एकेडमी का मंशूर भी वही है और हमारी एकेडमी का जो नाम है हर वर्ड, यानी कि हर लफ्ज़ पे हम फोकस करते हैं और इसको कंसिडर करते हैं ताकि आप उसको समझते हैं, और जब समझेंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा ये कोर्स अच्छा रहेगा। और आज हम अपने इस बेसिक लेक्चर का आगाज़ इंट्रोडक्शन से करेंगे। पॉलिटिकल साइंस इनफैक्ट ये हमारा बेसिक लेवल का जो भी सब्जेक्ट होता है उसमें एक सब्जेक्ट को बुनियादी तौर पे समझना इंतहाई आसान होता है। तो हम आज इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, पॉलिटिकल साइंस किस चीज़ के साथ डील करती है। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस है, यानी कि सोसाइटी को उसके बिहेवियर को स्टडी करने का नाम है। ये फिज़िकल साइंस नहीं है जहाँ पे आप मटेरियल को स्टडी करें, मटेरियल के बिहेवियर, उसके कंपोजिशन, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो को हम स्टडी करते हैं, उससे ये हटकर है। और इसमें हम पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, उसकी थ्योरी, उसकी प्रैक्टिस के पॉलिटिकल जो बिहेवियर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, थ्योरीज़ क्या क्या कॉइन की गई हैं, कौन कौन से ऑथर्स ने कौन सी थ्योरीज़ ऑफ़र की हैं और थ्योरीज़ क्या कहती हैं, और इनफैक्ट प्रैक्टिस में जब हम पॉलिटिकली लोगों को देखते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, लोगों का माइंड में क्या है और इस निज़ाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके वजूद से फ़ायदा क्या होता है। तो इस पूरे चीज़ों का हमने पॉलिटिकल सिस्टम का एनालिसिस भी करना है और इसके बिहेवियर को भी हमने स्टडी करना है। ये प्रैग्मेटिक एप्लीकेशन ऑफ द आर्ट एंड साइंस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि एक तो आपका जो मेन चीज़ होती है एक आर्ट। आप किसी चीज़ को, आर्ट क्या होता है कि किसी चीज़ के अमल में लाने के लिए उसको इस्तेमाल करने का जो फ़न है। तो कुछ हक़ायक़ होते हैं और उन हक़ायक़ को समझते हुए आप अपने फ़न के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको चीज़ें सही तरीके से उनको सही जगह पे फिट करना आता है। अब इसकी अगर एग्जांपल दें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका साइंटिफिक माइंड भी होता है लेकिन उनके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर साइंस पढ़ना जो है, साइंस के जो रूल्स हैं वो हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हर एक के बस की बात नहीं है। तो नतीजा क्या निकला, ये एक आर्ट और प्रैग्मेटिक जो सोच है, ये प्रैग्मेटिक एक अप्रोच है, उन दोनों को मिक्स करके जब आप अप्लाई करते हैं तो चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। तो पॉलिटिकल सिस्टम में हम ज़्यादातर क्या चीज़ स्टडी करते हैं, हु गेट्स व्हाट, कि किस केसे में क्या आता है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये हमें थ्योरीज जब हम पढ़ेंगे तो ये हमें बताएगा, हमें इस जगह पे ले जाएगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा होता है, कोई एक बंदा एफर्ट करता है तो कब वो अपनी मंजिल पे पहुंचता है, या जो पावर में जाना चाहता है पावर के क्या रूल्स हैं, पावर किस तरीके से हासिल की जा सकती है, और जो पावर में होता है वो कैसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है और पावर को कैसे मेनटेन रख सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एंड हाउ, और कब ये हासिल होती है और कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। और मेन क्वेश्चन रहेगा वाई,
कि हम ये सारी की सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ये कैसे वजूद में आती हैं, क्यों कर होती हैं, इन पूरी सारी चीज़ों को हमने अंडरस्टैंड करना होगा। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, ये हमने थोड़ी सी बात इसके बारे में की। पॉलिटिकल साइंस इंटरसेक्ट्स विद अदर फील्ड, तो ये दूसरी फील्ड के साथ भी इंटरसेक्ट करता है, लिंक करता है पॉलिटिकल सिस्टम। 8 सेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके 8 सेक्टर्स भी हैं, यानी कि 4 मेन सेक्टर और 4 में से 2 जो है एक मिक्स टाइप एक एलिमेंट जो होता है उसका एरिया, हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे। अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में अप्रोचेज कौन कौन सी यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम क्या है, इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में इसके बारे में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है पॉलिटिकल साइंस चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स का भी आपको पता होना चाहिए, साइंस का भी पता होना चाहिए। तो साइंस जो है अक्सर हम छोटी क्लासेस में इसकी डेफिनेशन पढ़ते थे, तो उसका उर्दू में होता था जो तजर्बे हम करते हैं या हम ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट देखते हैं, करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो जो ऑब्ज़र्व करते हैं या जो हमारे ऊपर बीतती है उस बीती हुई ज़िंदगी से लोग कुछ सबक हासिल करते हैं। वो जो सबक हासिल करते हैं वो प्योरीफाइड होता है, यानी कि वो नर्चर होता है, एक एसेंस होता है। और जैसा कि आपको पता है कि आप देखते हैं कि एक यंग होगा तो उसकी इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इमेच्योर होता है, और लोग उसको जो इमेच्योर होते हैं यानी कि उसके वालिदैन और उसके बड़े टीचर्स भी होते हैं, वो उसको गाइड करते हैं कि आपने ज़िंदगी में किस तरीके से चलना है ताकि आप जो है ज़िंदगी में कहीं धोखा ना खाएं, ज़िंदगी में नाकामी आपको ना देखनी पड़े, क्योंकि उन लोगों का तजर्बा होता है और वो तजर्बे से ये चीज़ें हासिल करते हैं। तो ये चीज़ जो हम करते हैं ये क्या है, साइंस है। और दूसरी जो मेन चीज़ हम पॉलिटिक्स, आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स हर मूव जो होता है ऊपर कोई ना कोई काउंटिंग करने के बाद वो थोड़ी सी फोरकास्टिंग करते हैं जो पॉलिटिकल माइंड के लोग होते हैं, और फिर चीज़ों को जोड़ते हैं, मूव करते हैं कि ये चीज़ ऐसे हम मूव करेंगे। अब आप अक्सर देखते हैं कि जितने भी सियासतदान लोग होते हैं वो एक तो कुछ गेम्स ऐसी होती हैं लाइक स्नोकर वगैरह वो खेलते हैं। अब देखिए स्नोकर में जब आप हिट करते हैं एक बाल को तो उसकी मूव और डायरेक्शन दूसरे को हिट करती है और जाके थोड़ी सी उसकी मूवमेंट तीसरी चीज़ को हिट करती है, और जब ये इस तरीके से मूवमेंट होती है तो वो जो है जो क्लिक होती है उस पे सारे उस प्लेयर को दाद भी देते हैं कि इसने ये जो शॉट की है ये बड़ी ज़बरदस्त शॉट की है। तो उसमें क्या होता है कि वो हिट करता है, लेकिन हिट उसका व्यू में ये होता है कि मैं यहाँ पे इसको हिट करूँगा, ये अगले को हिट करेगा और अगला हिट करेगा, थोड़ी सी मूवमेंट होगी और ये जो चीज़ है इस तरीके से इंसिडेंट होगा, यानी कि वो बाल जिस कलर की वो अंदर ड्रॉप करना चाहता है वो कर लेता है। तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ ऐसे ही होता है, माइंड्स की गेम होती है, फोरकास्टिंग होती है और उन्होंने आगे लेके चलना होता है। तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स को क्या कह सकते हैं, एन एक्टिविटी थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स अटेम्प्ट टू इम्प्रूव देयर लाइव्स, क्रिएट द गुड सोसाइटी। तो असल में कौन कामयाब पॉलिटिकल लीडर होता है, जो माशरे की तवक्कुआत पे पूरा उतरे, जो आवाम उसको वोट देती है। वोट क्यों लोग देते हैं, इसलिए कि वो अपने लाइक माइंड लीडर को लेके आएँ, वो जो सोसाइटी में चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी इस तरीके से ग्रो करे, और जो उनके माइंड को, जो उनके कंसेप्ट को अच्छे तरीके से तर्जमानी करता है सियासतदान, और वो उनसे वोट मांगता है तो लोग उसको वोट देते हैं क्योंकि वो ऐसा मुआशरा चाहते हैं जो उनकी तर्जमानी करता है। तो असल में ये मुआशरे में भलाई के लिए एक सिस्टम लाने की कोशिश होती है। एक्चुअली इट इज़ एन एक्टिविटी थ्रू विच पीपल मेक, प्रिजर्व एंड अमेंड द जनरल रूल्स अंडर विच दे लिव। असल में ये पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है, एक ऐसा माहौल बनाना जिस माहौल में सारे के सारे लोग खुशहाल होकर रहें और ऐसे कानून बने जिससे किसी पे कोई दोष और ज़बरदस्ती ना कर सके, किसी का कोई हक ना मार सके, माशरे में बिगाड़ पैदा ना हो, बल्कि कानून का अमल दरामद हो रहा हो। साइंस क्या है, नॉलेज है। तो ये हमने पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात की कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो ये इनफैक्ट पॉलिटिक और साइंस दो चीज़ें मिलके बनती है। तो पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया और साइंस के बारे में भी बताया कि साइंस होती क्या है। अब आगे चलते हैं। अरिस्टोटल, ये उनकी तस्वीर है, अक्सर आपने देखी होगी, अगर पहले आपने गौर से कभी नहीं देखी तो ये जहाँ पे भी इसके कहीं बुत बने हों या इसकी तस्वीर हो या सिक्के पे हो, ये अरस्तु है, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं। तो इन्होंने एक बड़ी मशहूर कहावत कही हुई है, मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल
एनिमल तो है लेकिन ये पॉलिटिकल है, यानी कि हर चीज़ को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जो उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, यानी कि वो सम टाइम बर्दाश्त करता है, ऑब्जर्व करता है और रिएक्ट उस वक्त करता है जब उसका प्रॉपर टाइम होता है। तो ये क्या है, इंसान के अंदर की फितरत है कि वो पॉलिटिकल, एक इंसान को एनिमल कहें लेकिन उसमें फ़र्क क्या है एक आम एनिमल और एक इंसान के एनिमल होने में, कि जो इंसान है इसमें एक सियासत का पहलू पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल, जो आप इसमें डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो सोशल साइंस है ये इसका डिसिप्लिन है, यानी कि इसका जो फील्ड है ये सोशल साइंसेज के साथ डील करता है। सोशल साइंसेज मीन सोसाइटी के साथ, जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस के 3 पिलर हैं जिनको ये फोकस करती है ड्यूरिंग स्टडी। स्टेट है, ओवरऑल स्टेट एक कंट्री, गवर्नमेंट जो वहाँ पे रूलिंग कर रही है, और पॉलिटिक्स वो किस तरीके से पावर में आते हैं। तो ये पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट और स्टेट, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं जिनको पॉलिटिकल साइंस फोकस करती है। तीसरे नंबर पर अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था, इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्टेट, कि ये रियासत के मुताले के नाम को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसके अलावा इट डील्स विद एक्सटेंसिवली विद, इसके 2 पार्ट्स हैं, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि पॉलिटिक्स में 2 चीज़ें आएंगी, एक थ्योरी कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती हैं, और दूसरे नंबर पे उस पे प्रैक्टिकली कैसे अमल किया जाता है, 2 चीज़ें हैं। सेकंड नंबर पे द एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिटिकल बिहेवियर, कि वहाँ पे सिस्टम क्या है और उस सिस्टम में रूलर और उसकी जो रियाया है उनका आपस में रवैया क्या है। तो ये डेफिनेशन थी। और इसके अलावा बाकी जो फील्ड हैं जिनके साथ पॉलिटिकल सिस्टम जो है लिंक होता है, अब देखें जो गवर्नमेंट होती है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग सारी कर रही होती है, यानी कि जिस कंट्री की जितनी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उतना ही उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, तो लिंक है। सेकंड नंबर पे लॉ, तो कानून के मुताबिक कानून बनाना, कानून को अमल दरामद करवाना, ये भी पॉलिटिकल साइंस के ज़मरे में आता है। और जो पावर में होते हैं यानी कि गवर्नमेंट जो होती है उसके मैंडेट होता है कि वो अमल दरामद करे। इसके अलावा सोशियोलॉजी, यानी कि सोसाइटी का जो इल्म है, लोग किस तरीके से एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं, वो उनकी जो ट्रेडिशंस क्या हैं, कल्चर क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, और ओवरऑल माशरे को किस तरीके से जो है तरक्की की तरफ लेके जाना है, ये सारे का सारा हम हिस्ट्री सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में भी जो पॉलिटिकल, क्योंकि हिस्ट्री बनती ही, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितने रूलर आए, जितने हुक्मरान आए, वो एक हिस्ट्री बनाते हैं, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ बनाई, उस कंट्री की हिस्ट्री क्या है और उन्होंने क्या क्या रोल अदा किया। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है कि ये भी तारीख के साथ ही लिंक है। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है, गवर्नमेंट हैं, तो गवर्नमेंट के इदारे को किस तरीके से चलाया जाता है और पब्लिक को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाता है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक को किस तरीके से आप पॉलिसी बनाते हैं जिससे आवाम को आप हैंडल करते हैं। 9 नंबर पे नेशनल पॉलिटिक्स, अगर विद इन कंट्री बात की जाए तो पॉलिटिक्स में किस तरीके से है, और ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही एरिया है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन जो है, ये भी पॉलिटिकल सिस्टम जो होता है उसके अंदर ही कवर होता है, और एक कंट्री जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके पास मैंडेट होता है कि वो दूसरे अपने हमसाया ममालिक और दूसरे लाइक माइंड कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, कंट्री टू कंट्री कंपैरेटिव करना, कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टडी। अब अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को आप देख लें तो वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी कि आपके माइंड किस तरीके से, आपकी विजडम किस तरीके से आपके काम करती है, आप किस तरीके से लोगों को परसीव करते हैं और माइंड किस तरीके से फोकस्ड होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती हैं उनको भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इनका भी पॉलिटिकल साइंस के ज़रिए ही हम समझते हैं, उनका मुताला करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी, जितनी भी सियासत की थ्योरीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करना भी पॉलिटिकल साइंस का एक फील्ड के साथ लिंक बनता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल बिहेवियर क्या है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या है। पॉलिटिकल बिहेवियर के स्टूडेंट्स ऑफ द पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़, ये क्या है, इनको हम जब स्टडी करते हैं, यानी कि लोगों की राय क्या है और इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप कौन से हैं जिनके जो सियासत के साथ वाबस्तगी होती है, मफादात वाबस्ता होते हैं।
ये होता है। और एंड पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये एक स्टेक होल्डर्स हैं। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर में जो मेन रोल अदा करने वाले होते हैं, एक तो आवाम की राय, आवाम की राय होगी तो पॉलिटिकल, यानी कि अगर आवाम का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो इलेक्शन का फ़ायदा क्या, इलेक्शन होंगे कैसे, लोग कौन से जाके भाग के जाते हैं वोट देने के लिए, क्यों, जो पब्लिक ओपिनियन रखते हैं, जो आवाम पॉलिटिकल माइंड रखती है, वो भाग के जाके इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो इलेक्शन एक प्रोसेस होता है, जैसे गवर्नमेंट में लोग आते हैं, पावर हासिल करते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, के सपोर्ट करते हैं उनको फाइनेंशियली, और उनकी कैंपेन भी करते हैं ताकि उनके मफादात को वो प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से थे, स्टडी नेशनल गवर्नमेंट, कांग्रेस, द प्रेसिडेंसी, द ब्यूरोक्रेसी एंड समटाइम्स द कोर्ट्स। ये सारे इदारे हैं जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका रोल भी होता है जो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये क्या थे, 8 सेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आगे चल के जो ये सारे के सारे थे, 4 ऊपर आते हैं और 4 नीचे आते हैं, ये सेक्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पब्लिक लॉ है ये भी इसी का सेगमेंट है। और जो पब्लिक लॉ यानी कि आप आवाम के लिए अपनी जो कानून साजी करते हैं वो किस तरीके से होती है, द स्टडी ऑफ लीगल रीजनिंग एंड वाई कोर्ट्स एंड हैंड डाउन द डिसीजन दे डू, कि वो अपने फैसले किस तरीके से करते हैं। उनके पास एक कानून बना हुआ होता है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं इंटरप्रीट करने के लिए, यानी कि माशरे को पुरअमन चलाने के लिए किसी कानून का होना ज़रूरी है, और उस कानून से कोई डेविएट करेगा, वायलेट करेगा, वो पकड़ा जाएगा, और उसको जिस कानून की वो वायलेशन करेगा, कोर्ट जो होती हैं उसको इंटरप्रेट करती हैं और उसको इंडेक्ट करती हैं, कन्विक्ट करती हैं या फिर उसको छोड़ती हैं। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी, द एनालिसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, द काइंड ऑफ पॉलिसीज़ दैट आर लेड डाउन, यानी कि आप किस तरीके से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और किस तरीके से लोगों के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप गवर्नमेंट के इदारे को या गवर्नमेंट की मशीनरी को कैसे रन करते हैं थ्रू गवर्नमेंट सर्वेंट्स। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी जितनी हो रही होती है इसी से होती है, और ये हमारे 8 सेक्टर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के ही नेक्स्ट 2 पार्ट हैं। अगले चल के देखते हैं 5वें नंबर पे स्टेट एंड लोकल पॉलिटिक्स। एक स्टेट है, एक लोकल पॉलिटिक्स है, यानी कि विद इन कंट्री या कंट्री के अंदर जितने इदारे जो सिविल सोसाइटी में आप देखते हैं, तो लोकली जो एक सियासत होती है, सियासतदान होता है, उसके नीचे कुछ लोग होते हैं, यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पे और जो नेशनल असेंबली की लेवल पे जो लाइक माइंड लोग होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, यानी कि वो लोकल पॉलिटिक्स उसको सपोर्ट करती है और यूनिट बना के वो एक गवर्नमेंट बनती है। द स्टडी ऑफ द ऑल ऑफ दीज बट द लेवल ऑफ स्टेट्स एंड लोकेलिटीज रैदर दैन द कंट्री एज अ होल। ओवरऑल आप सियासत की बात नहीं करते बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जो है सूबाई लेवल पे उसको देखते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग एरिया स्टडीज़ के जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती है, यानी कि 2 सियासी जमातों की भी पॉलिटिक्स हो सकती है। इसके अलावा कम्युनिज़म, सोशलिज़म और इस तरीके से भी पॉलिटिकल सिस्टम 2 उनके फ़वाइद और उनके नुकसानात का आप कंपेयर करते हैं, उनमें से जो पॉजिटिव चीज़ें या अच्छी चीज़ें होती हैं उनको उठा लेते हैं। द साइंस ऑफ द कंपैरिजन and teaching different types of the constitution, political actor, legislatures and associated fields, all of them are from the interest perspective. 7वें नंबर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आप लोकल पॉलिटिक्स से निकल के एक गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेती है, यानी कि उसको लोकल गवर्नमेंट को भी मैनेज करना होता है, जो लोकल उसके जो सिस्टम होता है उसको भी उसने हैंडल करना होता है, और उसके साथ साथ उसने इंटरनेशनल लेवल पे लाइक माइंड जो कंट्रीज़ होते हैं उनको भी उन्होंने फोकस करना होता है और देखना होता है कि लाइक माइंड कंट्रीज़ कौन से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और जो उनको सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात बनाएंगे, बिज़नेस करेंगे, और अल्टीमेटली एक कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करता है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। तो पॉलिटिकल, ये तो एक सियासत की बात है। थ्योरी का मतलब ये है कि आप थ्योरी की बेस पे ही आगे आपकी फ़िलासफ़ी, यानी कि एक आजमाई हुई थ्योरी जो होती है उसी से फ़िलासफ़ी आप लेते हैं, यानी कि आप जितनी भी स्टडीज़ करते हैं एक पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप होती है। आप किस चीज़ को फोकस करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा आपको सपोर्ट करता है, कौन सी थ्योरी आपको
सूट करती है, जिससे आप उसके अंदर रह के सर्वाइव करते हैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये पॉलिटिकल थ्योरी है, पॉलिटिकल फिलासफी, द रीजनिंग फॉर एन एब्सोल्यूट नॉर्मेटिव गवर्नमेंट। एब्सोल्यूट नॉर्मेटिव गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट अच्छाई और बुराई को समझती हो, ये ठीक है, ये गलत है, और हमेशा ठीक की बात करती हो, तो उसको नॉर्मेटिव गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें लॉज एंड सिमिलर क्वेश्चन एंड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मुताला भी किया जाता है और उनको परखा जाता है, अमल किया जाता है। इसके बाद होते हैं अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कि आपकी पॉलिटिकल साइंस जो है, यानी कि जो पॉलिटिक्स हो रही है एक कंट्री के अंदर। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, हमारा पाकिस्तान है, साथ इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, रशिया है, और बाकी ईरान और अफ़गानिस्तान, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ आप मूव करते जाएं, हर एक का सिस्टम अलग होगा। तो हर एक जो पॉलिटिकल साइंस का सिस्टम या अप्रोच डिफरेंट होगी, और हर गवर्नमेंट जो है डिफरेंट अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों के लिए काम करने की कोशिश करती है और गवर्नमेंट की मशीनरी को रन करने की कोशिश करती है। तो इसमें अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? पॉजिटिविज्म है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ। इंटरप्रेटिविज्म है, जो आप कानून बनाते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं। रेशनल चॉइस थ्योरी है, जो आपके पास थ्योरीज हैं उसमें से बेहतर की चॉइस आप करेंगे, जितने भी ऑप्शन आपके पास गवर्नमेंट को चलाने के लिए हैं। इसके अलावा बिहेवियरलिज्म है, कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप लोगों के बिहेवियर को कैसे जज करते हैं और उनके मुताबिक पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरलिज्म है, कि आप एक कंट्री का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्या है और आपकी पॉलिसीज़ उसके इन लाइन होंगी, तो उसको स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, कि आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर तो था, उसको आपने इम्प्लीमेंट करवा दिया, अब उस सिस्टम से लोगों का कैसे फ़ायदा करेंगे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और इसके अलावा रियलिज्म है, कुछ हकायक होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, उनको कंसिडर करते हुए आप पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं, तो ये आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी, जिसमें आपके इंस्टीट्यूशनलिज्म है, यानी कि इदारों को भी आप कंसिडर करते हैं। और 8वें नंबर पे प्लूरलिज्म है, यानी कि एक फ़र्द नहीं पॉलिसी बना रहा होता, बल्कि कई सारे माइंड्स होते हैं, मिल के बैठते हैं, जैसे कि एपीसी मीटिंग्स होती हैं और किसी फैसला करना हो, उसमें कई सारे जो पॉलिटिकल माइंड्स होते हैं उनको इकट्ठे बिठाया जाता है, और हर एक से पॉजिटिव चीज़ें जो मिलती हैं उनको मिक्स करके अल्टीमेटली आप एक अप्रोच लड़ाते हैं, जिससे आप सिस्टम के लिए बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेथड्स और टेक्निक्स हैं। सबसे पहले जो इनमें दो हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिसमें हिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और ऑफिशियल जो रिकॉर्ड है वो आपके लिए मेथड या टेक्निक के तौर पे यूज़ होता है, जिसको आप देखते हैं कि पास्ट में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये कह रही है, और हिस्ट्री को देख के हमने अपनी पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी है। तो ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगा आपके पास पॉलिटिकल साइंस को मेथड या टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए। सेकेंडरी सोर्सेज कौन से होते हैं? जो आपके पास बेसिक चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन आप डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए लोगों से राय लेते हैं, जो राइटर्स हैं, जो मुसन्निफ़ हैं, उनसे भी कुछ लर्न करते हैं, यानी कि स्कॉलरली जर्नल, यानी कि जो मौलम किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने जो लिखे होते हैं आर्टिकल्स वगैरह, या सर्वे करवाए जाते हैं, उनकी बेस पे फैसला किया जाता है। इसके अलावा रिसर्च करवाई जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेटली सोल्यूशन बेहतर से बेहतर कैसे हो सकता है। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपके पास जो डाटा होता है स्टैटिस्टिकली उसका डाटा का एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे आपकी वीकनेसेस होती हैं तो उसके लिए आप काम करते हैं। केस स्टडीज़ होती हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो पहले किसी कंट्री को अगर उस जैसा कोई प्रॉब्लम आया था तो उसको आप स्टडी करते हैं और उसको फॉलो करते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे और उस सोल्यूशन को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। या कोई आप तजर्बा करवाते हैं, रिसर्च करवाते हैं, या मॉडलिंग होती है, या कोई बिल्डिंग होती है, ये मॉडल बिल्डिंग होती है, मॉडल बना के उसको आप फॉलो कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिकल साइंस में जो मेथड और टेक्निक्स यूज़ होती हैं, यही सोर्सेज होते हैं जहाँ से आप लर्न करते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होती हैं, वो जो सिटीज़न उसमें हिस्सा लेते हैं, सिटीज़न यूज़ द राइट, यानी कि लोगों का हक है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा लें। सच एज द राइट टू प्रोटेस्ट, वो एक एहतजाज भी कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे वो कंट्राडिक्ट करते हैं, यानी कि वो इससे इख्तलाफ राय रखते हैं। द राइट ऑफ फ्री स्पीच, हर एक के पास आज़ादी है, हक इज़हार करने का हक है, यानी कि इज़हार करने का आज़ादी है। द राइट टू वोट, हर एक के पास ये स्टेट उसको राइट देती है कि वो वोट कास्ट करे अपनी मर्ज़ी से। टू इन्फ्लुएंस और टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और हर एक को ये हक हासिल है, सिवाय सिविल सर्वेंट्स के। जो गवर्नमेंट का पहले ही मुलाजिम है उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल हो। बाकी सब के पास जो एक आज़ाद शहरी है, जो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली नहीं कमिटेड, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है। और इसके दो हिस्से हैं, दो मतलब टाइप्स हैं। एक
कन्वेंशनल है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और दूसरा है अनकन्वेंशनल। एक कन्वेंशनल क्या है कि जो राय तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है, उसको कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कहते हैं, और जो चीज़ नोटेड नहीं है, जो कोटेड नहीं है, जो रिटर्न में नहीं है, उसको अनकन्वेंशनल। और इन दोनों में देख लेते हैं कि कन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसमें वोट डालना, अटेंडिंग ए पॉलिटिकल मीटिंग कहीं होती है तो उसको अटेंड करना, बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी, किसी आप पॉलिटिकल माइंड के साथ वर्क करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके कन्वेंशनली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। जबकि आपका अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होती है वो है जो कहीं प्रोटेस्ट हो रहा हो उसमें शामिल हो जाएं, कहीं एहतजाज हो, कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा हो, या कहीं कन्फ्रंटेशन हो रही हो, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बगावत किस्म की हो रही है, आप उससे एग्री नहीं करते तो आप उसमें शामिल हो जाए, रैदर देन पीसफुल। ये पीसफुल के दूसरा हिस्सा है, यानी कि जो अनकन्वेंशनल है ये डिस्ट्रक्टिव टाइप अप्रोच है। तो इसके बाद पॉलिटिकल बिहेवियर है, यानी कि आपका जो पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे हो सकता है, आप एजिटेशन कह सकते हैं, यानी कि दूसरों के खिलाफ हमेशा करना, और एजिटेट करना मतलब तंग होना भी और तंग करना भी। इसके अलावा डेलिब्रेट है, यानी कि डेलिब्रेटली आपका एक इरादा ही डिफरेंट है, आप खुद एक अपना आज़ाद माइंड है। इसके अलावा एक एजुकेट करने का एक बिहेवियर है, यानी कि आप सीखते हैं, सियासत को सीखने के घर से उसमें हिस्सा लेते हैं, तो ये एक एजिटेशन है, यानी कि एक गवर्नमेंट सिटिंग है उसके खिलाफ आप काम करना चाहते हैं। डेलिब्रेट है अगर गवर्नमेंट के साथ आप करना चाहते हैं, अगर उसमें पार्टिसिपेशन आप करते हैं तो आपका मकसद लर्न करना है, तो ये तीनों हो सकते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर आपका किसी किस्म का भी हो सकता है, यानी कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसके साथ भी हो सकते हैं, ये होंगे तो आप डेलिब्रेट होंगे। अगर उसके खिलाफ हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ हैं लेकिन उसकी पॉलिसी को लर्न कर रहे हैं और उसका बगौर मुताला कर रहे हैं, तो आप एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को। इससे आउटपुट क्या होता है, लोग एक्टिविस्ट हो जाते हैं, पॉलिटिशियन पैदा होते हैं और स्टेटमैन यानी कि बड़े बड़े लीडर पैदा होते हैं इस अल्टीमेटली पॉलिटिकल बिहेवियर के नतीजे में। इसके अलावा टू ह्यूमन थिंकिंग है और टू ह्यूमन टू थिंकिंग। इसमें नॉर्मेटिव थिंकिंग है। नॉर्मेटिव ये होती है कि जो अच्छाई और बुराई को देख के हम फैसला करते हैं, हकायक और सच को नहीं देखते बल्कि हम देखते हैं कि ठीक क्या है, ठीक को जब लेके चलते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव थिंकिंग। और इसमें पर्सपेक्टिव पर्सन होता है और उसके पास आर्ट होती है, यानी कि वो आर्ट के थ्रू उससे जो आर्ट के साथ ये लिंक होता है। प्रैग्मेटिक थिंकिंग जो होती है ये होती है प्रैक्टिकल और हकायक से वाबस्ता होती है, यानी कि जो सच और हक होता है या जो साइंटिफिकली आप सोच के उस पर फैसला करते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव पर्सन जो होते हैं, जो साइंस के माइंड रखने वाले हैं, वो प्रैग्मेटिक थिंकिंग रखते हैं। और जो आर्टफुल लोग होते हैं वो नॉर्मेटिव थिंकिंग के लोग होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनिमल की अगर बात की जाए तो कुछ कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि जो पुरानी सोच रखने वाले कि जी हम हमारा जो बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड के लोग जो है इस तरह की सोच रखते थे तो हमारी सोच वही है, तो इस तरह के जो लोग होंगे उसको कंजर्वेटिव कहेंगे। लिबरल वो लोग होते हैं जो आज़ाद ख्याल होते हैं, जो उनको ठीक लगे उससे इत्तेफाक करते हैं, जो उनको ठीक ना लगे वो उससे एग्री नहीं करते। तो यानी कि वो डिफरेंट लेवल पे होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, वो कभी इधर कभी उधर, यानी कि जो उनको ठीक लगे उस साइड पे वो हो जाते हैं। इसके अलावा रेडिकल होते हैं, यानी कि जो शिद्दत पसंद होते हैं, ठीक हो या गलत हो मैंने यही फैसला करना है, तो इस तरह के जो माइंड होगा वो रेडिकल होगा। ये आप इन दो हिस्सों को एक लेफ़्ट और राइट कह सकते हैं और दरमियान में लिबरल होता है, यानी कि दो आपके एक्सट्रीम है, यानी कि एक साइड पे रेडिकल है, दूसरे साइड पे कंजर्वेटिव है और दरमियान में लिबरल है। तो जो लेफ़्ट और राइट को आप मूव करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे कम्युनिज़्म है। कम्युनिज़्म चाइना में राइट था जिसमें ये कहा जाता है कि हर बंदे ने इक्वली काम करना है और इक्वली उसके सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए, ये लेफ़्ट माइंड के हैं। और जो कैपिटलिज्म है कि जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं मार्केट खुद डिटरमिन करेगी कि किसका कितना हक है, कौन कितनी एफर्ट करता है, उसके पास उतना राइट होगा। ये राइट वाले जो राइट हैंड के लोग हैं उनकी सोच है। कलेक्टिव राइट जो है, जो कहते हैं कि सबका हक है, वो लेफ्ट हैंड के लोग हैं और कम्युनिज्म से मैच करते हैं। जो इंडिविजुअल राइट का क्लेम करते हैं कि जो बंदा मेहनत करेगा, जो टैलेंटेड होगा उसी का ज़्यादा राइट है, तो वो कैपिटलिज्म या राइट हैंड के लोग होते हैं। जो कलेक्टिव माइंड रखने वाले होते हैं उनको नेशनलिज्म कहते हैं, यानी कि उनके अंदर कौम परस्ती होती है। दूसरे जो होते हैं इंटरनेशनलिज्म होते हैं, जो ये कहते हैं कि इंडिविजुअली कोई भी एफर्ट करता है वो कहीं पे भी है उसको ऊपर जाना चाहिए, उसके पास ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। वो इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे अपने एजेंडे को प्रमोट करते हैं, अपने माइंड के लोगों को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पे लोग होते हैं ये रेडिकल होते हैं, ये शिद्दत पसंद होते हैं या एक जो ये सख्त गिर होते हैं, मतलब एक पॉइंट उन्होंने सोच लिया करना है तो उसके साथ ही वो रहते हैं। कंजर्वेटिव जो होते हैं ये राइट माइंड के लोग होते हैं। और मार्क्सिज्म जो है यानी कि कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने ये रेडिकल और कम्युनिज्म का एक कंसेप्ट दिया था। ये वो लेफ्ट साइड के जो लोग हैं जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर हैं, और दूसरे जो है लिबरलिज्म है, वो लिबरलिज्म है यानी कि वो आज़ाद ख्याल लोग होते हैं।
अगर हम इस पिक्चर को देखें तो मैं इसको इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो आप सबसे टॉप पे देखते हैं तो इंडिविजुअली मोटिवेटेड होते हैं, और जो इंडिविजुअली सोच रखने वाले होते हैं रेडिकलिज्म होती है, और जो राइट साइड पे आप जाएं तो कैपिटलिज्म है, यानी कि जो मार्केट डिटरमिन करती है, जिसके पास जितने रिसोर्सेज होंगे उसको ज़िंदगी इंजॉय करने का उतना ही राइट है। तो वो सोच रखने वाले लोग जो होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, और टोटलिटरिज्म जो होते हैं ये इनके जो सब की बात करते हैं ये फेमिनिज्म होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये दरमियान में आ जाते हैं, यानी कि कलेक्टिविज्म और कैपिटलिज्म के, और ये जो कैपिटलिज्म और टोटलिटरिज्म के दरमियान में जो आएंगे ये फाशिज्म के होते हैं, यानी कि जो फाशिस्ट लोग होते हैं। इसके अलावा जो कलेक्टिविज्म जो ओवरऑल सब की बात करते हैं तो वो सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हर एक का इक्वल